हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। दोस्तों, यहाँ पर आपको लगातार हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को जो यूपीएससी का इम्पोर्टेंट सिलेबस है, प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए, वो पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आप लोगों को आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसके पूरे पाठ्यक्रम की जानकारी देना चाहूंगा। आपको ये मैं बता दूं कि इस पाठ्यक्रम में प्रीलिम्स और मेंस दोनों तरीके की चीजों का समावेशन है, इसलिए संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो इसमें सबसे खास बात ये रहेगी कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के बारे में आपको समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस दिशा में तैयारी करनी है। खास तौर से जब इतिहास जैसे एक विस्तृत विषय की बात करी जा रही हो, उसमें आधुनिक भारत का जो इतिहास है ये भी काफी एक बड़ा पोर्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रहा है यूपीएससी के। अगर इतिहास को अगर आप उठा करके देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस का, हाँ, उस इतिहास में आपको निस्संदेह 2023 का जो वर्ष है प्रारंभिक परीक्षा में थोड़ा सा निराश करता हुआ जरूर दिखेगा। 2022 में भी आधुनिक भारत के प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम हुई थी, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक संख्या जो है हमको देखने को मिली है। जैसे पिछले 5 वर्षों के अगर आप आधुनिक भारत के इतिहास का सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि तकरीबन एवरेज की अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो औसतन आपको इसमें आधुनिक भारत के जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो आधुनिक भारत के प्रश्न, आधुनिक भारत के प्रश्न। और किस संदर्भ में मैं ये बात कर रहा हूं, जब मैं आपको कहता हूं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो प्रारंभिक परीक्षा में ओवरऑल अगर हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे जाएं तो 15 से 18 क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री के पूछे जाते हैं, इतिहास के पूछे जाते हैं। और उसमें से पिछले 5 वर्ष या अगर हम ये कहें कि 2000 तकरीबन 17-18 से अगर आप देखना शुरू करें तो वर्ष 2017 और 18 से लेकर के आगे के वर्षों में औसतन आप 8 क्वेश्चन जो हैं, 8 प्रश्न जो हैं वो देखते हैं। 7 से 8 प्रश्न जो हैं वो आप देख पाते हैं आधुनिक भारत के। ये एक अलग विषय है कि वर्ष 2023 की अगर हम बात करेंगे तो वर्ष 2023 में जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें जो आधुनिक भारत था, उस आधुनिक भारत से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये भी 2 से 3 प्रश्न पूरी तरीके से आधुनिक भारत के ही साथ जो है वो दावेदारी नहीं रखते। एक प्रश्न तो पूर्णतः दावेदारी रखता है आधुनिक भारत के साथ, अन्य जो 2 और 3 प्रश्न हैं वो आधुनिक भारत के हिस्से में भी दिखाई देते हैं और उन्हें हम भारत के संवैधानिक विकास के हिस्से में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इनकी संख्या थोड़ी सी कम हुई। लेकिन वर्ष 2023 में कला एवं संस्कृति का पोर्शन, कला एवं संस्कृति, ठीक है, संस्कृति का जो भाग है वो थोड़ा सा बढ़ा था, इस पोर्शन को इंपॉर्टेंस दी गई थी। और इसके अलावा प्राचीन भारत जो है, प्राचीन भारत से कुछ प्रश्न पूछे गए थे और कुछ मध्यकालीन भारत से प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि प्राचीन और मध्यकालीन भारत का पोर्शन का ज्यादा हिस्सा जो है वो कला एवं संस्कृति ने कवर किया था, पर 1-2 क्वेश्चन जो कि पूर्णतः राजनीतिक तर्क के आधार पर थे तो वो आपके यहां से पूछे गए थे। परंतु इनका सिलेबस अलग से आप लोगों को बताया जाएगा। आज के इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं किस चीज पर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे आधुनिक भारत के पूरे सिलेबस के ऊपर। ठीक है, चलिए हम आप लोगों को बगैर समय व्यर्थ किए हुए अध्ययन जो आपको करना है वो करना है अध्यायवार। तो अध्यायवार हमको शुरुआत करनी है आधुनिक भारत को लेकर के। अब देखिए, आधुनिक भारत को लेकर के बहुत सारे लोगों का अलग अलग कंफ्यूजन है। ठीक है, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो आधुनिक भारत है, ठीक है, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो आधुनिक भारत है उसकी शुरुआत जो है, उसकी शुरुआत जो है वो कहां से हो रही है, इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे कुछ का ये मानना है कि जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई तो यहां से औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात से जो हमें इतिहास पढ़ना है, मुगलों का पतन, वो हमारा आधुनिक भारत के अंतर्गत आना चाहिए। कुछ लोगों का मानना यह है कि जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ तो यहां से हमारा आधुनिक भारत का शुरुआत होना चाहिए इसके पश्चात से, क्योंकि ये सांकेतिक रूप से मुगलों के पतन की निशानी हमको देखने को मिलती है।
कुछ लोगों का मानना है कि 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के पश्चात जो है आपका ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है और ये हमारे आधुनिक भारत के इतिहास का हिस्सा शुरू होना चाहिए। कई तो किताबें ही हैं जो आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत यहीं से करती हैं, जैसे विपिन चंद्रा जी की एक किताब है जो यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो ये कुछ लोगों का मानना है, लेकिन मेरा ये तर्क है कि आप जो है अपनी शुरुआत थोड़ा यहां से रखें तो ये उचित रहेगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने सिलेबस की शुरुआत जो है वो 1707 से करी हुई है, 1707 से करी हुई है। तो चलिए 1707 से शुरुआत जो हमने करी है, ये शुरुआत कैसी है, आइए जरा इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और कॉपी कलम लेकर के इस पूरे के पूरे सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो मैं यहां पर शुरुआत कर रहा हूं आधुनिक भारत का भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम। आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जिस चैप्टर को पढ़ना चाहिए वो चैप्टर है मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक है, आपको पहले पढ़ना चाहिए मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक है, सबसे पहले आपको मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ना है। अब जब आप मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ते हैं तो आपको इसकी शुरुआत कहां से देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने बताया कि 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, तो ऐसा नहीं कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ये जो मुगल शासन है वो खत्म हो गया। मुगल शासन तब भी रहा, लेकिन उस शासन को हम लोग बोलते हैं उत्तरकालीन प्रमुख मुगल शासन या शासक। तो उत्तरकालीन प्रमुख मुगल शासक जो हैं वो हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। ये चीज शुरू हो जाती है तकरीबन 1707 से ही, 1707 से ही शुरू हो जाती है और ये चलेगी लगातार, प्रक्रिया में अनवरत चलेगी जब तक कि 1857 की जो है वो क्रांति नहीं हो जाती। तो ये पोर्शन तो ये पूरा कवर होता ही है मुगल साम्राज्य के पतन के अंतर्गत। अब इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि एक सेक्शन और कवर करना होगा जो कि विदेशी आक्रमणकारियों का है। किसका है? विदेशी आक्रमणकारी। ठीक है, कुछ विदेशी आक्रांता हैं जिन्होंने उत्तर मुगल काल में भारत के ऊपर आक्रमण किए। जैसे आप नादिर शाह का आक्रमण पढ़ते हैं। ठीक है, किसका? नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह के अलावा आप देखेंगे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, है ना। तो इन चीजों को भी आपको इसमें कवर करना होगा। तो यह है आपका एक चैप्टर जो कि आपको विधिवत तैयार करना चाहिए। उसके अलावा दूसरा जो अध्याय होना चाहिए मेरे अनुसार वो होना चाहिए नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय। अब ये जो सेक्शन है नवीन राज्यों का उदय, क्योंकि मुगल शासन जो है वो कमजोर हो रहा है, एक बड़ा मुगल साम्राज्य है जिसने अब दक्कन तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया है। जबकि हम औरंगजेब की बात कर रहे हो तो औरंगजेब के जाने के पश्चात इतने बड़े मुगल साम्राज्य को निस्संदेह कोई योग्य शासक ही संभाल पाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश मुगलों में अयोग्य शासक ही आगे दिखते हैं। उनमें में से कुछ इतने अयोग्य हैं जिन्होंने अपने सामंतों के आधार पर शासन की सारी राजनीति और सारी विदेश नीति दे रखी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि मुगलों का पतन हुआ होगा तो उनका एक विस्तृत साम्राज्य जो है उसी में से तमाम सारे सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया होगा। तो कुछ तो इस प्रकार से राज्य जो है वो उदित हुए। हालांकि कुछ ऐसे भी राज्य उदित हुए जो मुगलों के अधीन नहीं थे और उन्होंने मुगलों को चुनौती देना शुरू करी और एक नए राज्य के तौर पर वो भी उदित हुए। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे थे जो मुगलों के साथ किसी संधि के अंतर्गत आया करते थे, जैसे कि मान लेते हैं कि मनसबदारी इत्यादि वहां पर दी गई है। शासन जो है वो वहां के स्वतंत्र राजा का ही है लेकिन मुगल झंडे के अंतर्गत। तो ऐसे करके मुगलों का 3 हिस्सा है जो विभाजित हो रहा है। तो उसमें से आप उन्हीं को हम नवीन राज्यों का उदय पढ़ रहे हैं। तो इन नवीन राज्यों के उदय में किनको किनको आप देख सकते हैं। इनमें आप देख सकते हैं जैसे कि दक्कन है, दक्कन दक्षिण का जो हिस्सा है, दक्कन के निजाम जो हैं इनका उदय हो रहा है। दक्कन के
जो निज़ाम है इनका उदय हो रहा है। दक्कन के निज़ामों में आप जो हैदराबाद के निज़ाम हैं, कर्नाटक के निज़ाम हैं, इन सब के बारे में आप देख रहे होंगे, खास तौर से हैदराबाद के निज़ाम के बारे में। इसके अलावा क्षेत्रीय तौर पे आप देखेंगे दिल्ली के पास में जाट साम्राज्य है, उसका उदय हुआ। राजपूत राज्य जो हैं, राजपूताना राज्य जो हैं, उन राजपूताना राज्यों में खास बात यह है कि ये मुगल नेतृत्व को स्वीकार कर चुके थे और अब उनमें में से कई ऐसे मुगल शासक हैं जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र मुगल राज्य की घोषणा करते हैं, जैसे अजीत सिंह इत्यादि हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा रुहेलखंड का जो हिस्सा है, इसके अलावा रुहेलखंड का जो हिस्सा है जो वो भी स्वतंत्र हुआ है। रुहेलखंड बंगश रीजन है, बंगश प्रांत है, ठीक है, उसकी जो स्वतंत्र जो क्षेत्र है उनके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। उत्तर में जो सिख हैं उनके बारे में जानकारी रखनी होगी। मैसूर दक्षिण में एक ऐसा स्वतंत्र राज्य है जो नवोदित है, नए तरीके से उदित हुआ है। विजयनगर साम्राज्य के पश्चात वहां पर वाड़ियार राजवंश चला, उस वाड़ियार राजवंश को ओवरथ्रोन किया है हैदर अली ने, वहां वाला जो साम्राज्य वो आपको पढ़ना होगा। अब इसमें से अवध जैसा राज्य है, अवध जो कि सूबेदारी, जैसे दक्कन में निजाम जो है वो मुगलों के सूबेदार हुआ करते थे, उसी तरीके से अवध में भी मुगलों की सूबेदारी देखने को मिलेगी। बंगाल में भी मुगलों की सूबेदारी देखने को मिलेगी, परंतु इन सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया। तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी आपको पढ़ना होगा, यानी कि नवीन राज्यों के उदय को भी आपको अपने सिलेबस में कवर करना चाहिए, ठीक है, नवीन राज्यों के उदय को भी। अब देखिए, इनमें पढ़ाई जो भी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें पढ़ने के लिए ऐसा नहीं कि हम पहले प्रीलिम्स तैयार कर लें फिर मेंस तैयार कर लें, ऐसा नहीं करना है। प्रारंभिक परीक्षा जो हो रही है उस प्रारंभिक परीक्षा में ये चैप्टर भी इन्वॉल्व है और यही चैप्टर्स मुख्य परीक्षा में भी इन्वॉल्व है। तो आपका जो पढ़ाई का स्तर जो होना चाहिए वो आधार से लेकर के एडवांस लेवल तक होना चाहिए, उच्च स्तर तक होना चाहिए। तो इसलिए हमको यहां पर ये ध्यान रखना है कि इसकी पढ़ाई जो है वो स्टैटिक के साथ साथ विश्लेषणात्मक भी रखनी चाहिए। चलिए अगले अगर हम चैप्टर की बात करेंगे तब हम आएंगे यूरोपियों का भारत आगमन, ये आपको एक अध्याय देखने को मिलेगा। कई सारे लोग आधुनिक भारत की शुरुआत यहीं से करते हैं, ठीक है, कुछ लोग अपने आधुनिक भारत की शुरुआत यहीं से करते हैं। डेफिनेटली अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो यूरोपियंस के जो इन्फ्लुएंसेस हैं और एट द एंड ब्रिटिशर्स किस तरीके से यहां पर राज करते हैं, इन्हीं सबसे पूरा आधुनिक भारत भरा पड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी शुरुआत यहीं से करी जाए, इसलिए आप यूरोपियों के आगमन को बीच में ला सकते हैं, शुरुआत में भी ला सकते हैं। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसमें से सारे टॉपिक एक दूसरे को थोड़ा बहुत जो है इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन वाला पोर्शन अलग अलग ही पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा सजेशन है। तो इसमें कौन कौन लोग आएंगे? डेफिनेटली पुर्तगाली आए, है ना, डेफिनेटली कौन आए? पुर्तगाली आए, पुर्तगाली। इसके अलावा डचेज आए, इसके अलावा अंग्रेज आए, नो डाउट अंग्रेज आए। फिर आपको फ्रांसीसी भी देखने को मिलते हैं, फ्रांसीसी जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपको यहां पर फ्रांसीसी देखने को मिलेंगे, फ्रांसीसी। इसके अलावा डेन या डेनिश जिनको बोला जाता है वो डेनिश आए, ये सब चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अब इसी चैप्टर में यूरोपियों का जब भारत में आगमन होता है तो अब कुछ लोग यहां पर जो दक्कन के निजाम है और जो ये पुर्तगालियों का आगमन है, इसमें एक बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कभी यहां पे पढ़ने को आपको मिल जाएगा, कभी यहां, ये आपकी इच्छा के ऊपर आप इसे कहां पढ़ना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसी संस्थान से जुड़े हैं तो आपके जो शिक्षक हैं उसको किस जगह पढ़ा रहे हैं, ये उनके ऊपर भी निर्भर करता है, पर है एक ही चीज। तो जब पुर्तगाली आए तो यूरोपियों का प्रभाव भारत में धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर दूसरे पुर्तगाली जो माफ कीजिएगा दूसरे जो यूरोपी हैं वो भी आने शुरू हो जाते हैं, इस क्रम में अंग्रेज आते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिता जो है वो आपको अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच देखने को मिलती है, और अंततः इसमें अंग्रेज विजित होते हैं और उन्होंने सबके ऊपर सर्वोच्चता हासिल कर ली। तो इस सर्वोच्चता की लड़ाई में दक्षिण भारत में एक युद्ध देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक वॉर या कर्नाटक युद्ध। और कर्नाटक के 3 युद्ध हैं, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। इन 3 युद्धों के बारे में आप यहां पर कर्नाटक युद्ध को भी इसी में शामिल कर लें, या फिर निजाम जहां पर बन रहे हैं वहां पर आप शामिल कर सकते हैं, दोनों में से किसी जगह पर, ठीक है।
तो ये एक अगला अध्याय हो गया जो कि आपको नोट करना चाहिए। अब देखिए, ये जो आपने उदय देखा, इसमें मैंने आपको दक्कन के निजाम बताए, जाट बताए, राजपूत बताए, रुहेल, बंगश, सिख, मैसूर, ये सारे बताए। तो इसमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको पृथक तौर पर ब्रिटिशर्स के साथ संबद्ध करके भी पढ़ना होगा, जैसे सिख, जैसे मैसूर, इनको अलग से पढ़ना होगा, जैसे अवध इत्यादि। इसी में से एक पूरा राजवंश आपको अलग से पढ़ना है, और वो राजवंश है मराठों का। वो किसका राजवंश है? मराठों का। मराठा, मराठा राज्य एवं संघ। मराठा राज्य एवं संघ के बारे में आपको मेरे ख्याल से अलग से पढ़ना चाहिए। अब ये भी एक ऐसा चैप्टर है जो कई जगहों पर आप देखेंगे जो कि आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत के साथ अटैच्ड है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप इसमें जो है अगर आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं तो सो फॉर सो गुड, और अगर आप मध्यकालीन भारत में पूरी तरीके से उनकी राजनीतिक स्थिति, उनके प्रभाव, मुगलों के साथ उनके कैसे संबंध थे, तो वो सब चीजें आप आधुनिक भारत में चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद अंग्रेजों के कैसे संबंध थे इनके साथ, उसको आप आधुनिक भारत में पढ़ें, ठीक है, और मुगलों के साथ कैसे संबंध थे उसको आप मध्यकालीन भारत में पढ़ें, ऐसा पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे विभाजन होगा, और इस विभाजन में अगर आप अपने धैर्य को बनाए रख सकते हैं, सही तरीके से पढ़ सकते हैं, तब तो विभाजन करें, अदरवाइज एक साथ पूरा मराठा संघ एवं राज्य को कवर करें। तो मराठा संघ एवं राज्य में निस्संदेह जो इसको दो हिस्सों में बांट करके पढ़ा जाता है, एक छत्रपति वंशावली है, ठीक है, एक छत्रपति वंशावली है, और एक जो है आपका पेशवा वंशावली है, पेशवा वंशावली। इन दो वंशावलियों में इस संघ को हमें पढ़ना होगा। आगे चल करके मराठा 5 संघों में विभाजित हुआ, उस मराठा संघ के बारे में जानना होगा। तो इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं, ठीक है, तो वो छत्रपति वंशावली में ही आएंगे। कौन आएंगे? शिवाजी महाराज, शिवाजी, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको पेशवा वंशावली यहां पर पढ़नी चाहिए। पेशवा वंशावली मैंने आपको बताया, पेशवा वंशावली। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट तौर पे अब अगर आप आधुनिक भारत के इतिहास के हिसाब से इसको देख रहे हैं तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आंग्ल मराठे युद्ध, आंग्ल मराठा संबंध। और इन आंग्ल मराठा संबंधों में खास तौर से आंग्ल मराठा युद्ध ही हमको देखने को मिलता है। और इन युद्धों से तय होता है कि अंततः जो है 1818 में मुगलों ने इनके ऊपर, मराठों के ऊपर अपने आप को, मतलब मराठों को नियंत्रित कर लिया अपनी विजय के साथ में। स्वाभाविक सी बात है कि एक लंबा पोर्शन होगा, तो इसमें आपको मराठों का पतन का कारण भी समझना होगा। मराठों के पतन का कारण, इनके ऊपर जो है हो सकता है कि कुछ एकाध प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा से संबंधित पूछे जा सकते हो, तो इसको भी आप जरूर विधिवत तैयार करें, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा अब क्योंकि हमने ये एक क्रम यहां पर पकड़ लिया है, तो अब मराठे तक पहुंच करके और अन्य राज्यों में भी ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस जब हो रहा है, दक्षिण को पूरी तरीके से उन्होंने जब कवर करना शुरू किया है, 1757 की का जो प्लासी का युद्ध है और 64 का जो बक्सर का युद्ध है, सब जब हो गया, तो मैक्सिमम जो बड़े बड़े हिस्से थे उसको जब अंग्रेजों ने पा लिए, तब उनका विस्तारवादी नीति जो है उसका प्रसार करना उन्होंने शुरू किया कि और जो हिस्से हैं, और जो भारत के हिस्से हैं, उनको जीता जाए और उनके राजनीति में एंटर किया जाए। तो इस पर आधारित एक अध्याय है अंग्रेजी उपनिवेशवादी, उपनिवेश या अंग्रेजी उपनिवेशवादी कह सकते हैं, उपनिवेशी कह सकते हैं, उपनिवेशवादी साम्राज्य का विस्तार। तो अब हमें ब्रिटिशर्स का जो साम्राज्यवादी, जो उपनिवेशवादी विचार है, उस विचार से जनित जो शासन है, उस शासन के विस्तार के बारे में देखना होगा। तो यहां पर जैसे आपने अवध या बंगाल इत्यादि के बारे में पढ़ा, तो यहां तो एस्टैब्लिशमेंट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इसमें सेपरेटली जो बंगाल का विभाजन है, माफ कीजिएगा, बंगाल की जो विजय है, वो विजय आप देखने को मिलेगी आपको। बंगाल विजय का मतलब इसमें स्पेशली जो है आपको 1757 का जो प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, इसके अलावा जो सहायक संधि उन्होंने करी है, जो आपने देखा कि 1765 का जो इलाहाबाद की संधि है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आपको यहाँ पर इलाहाबाद की संधि इत्यादि जो है, इलाहाबाद
की जो संधि इत्यादि है वो संधि वगैरह हमको यहां पर देखनी चाहिए। आप इसी साम्राज्यवादी विस्तार में आप देखेंगे कि राज्य हड़प नीति को फॉलो किया जाता है। राज्य हड़प नीति जो है उसको फॉलो किया जाता है। इसी में आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने जो है वो घेरे की नीति का पालन किया है, घेरे की नीति का पालन किया है। इसी में आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो सहायक संधि जो है वो लागू करी है। सहायक, मैं इसको अलग लिख दे रहा हूं, इस तरफ लिख दे रहा हूं, सहायक संधि, सहायक संधि इत्यादि ये लागू करी है। ठीक है, तो ये सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस रहना पड़ेगा इन जगहों पर। इसी दौरान आप देखेंगे जैसे मराठों के साथ में आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, तो जो सिख साम्राज्य है इनके साथ में आंग्ल सिख युद्ध भी आपको पढ़ने चाहिए। आंग्ल सिख युद्ध ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे सिख प्रदेश के ऊपर ब्रिटिशर्स ने विजय हासिल करी है उसको जानने के लिए। इसके बाद अगर हम टॉपिक्स में आगे बढ़ते हैं, अगर हम उन टॉपिक्स में आगे बढ़ते हैं तो क्योंकि इंटरनली बहुत बड़े एरिया पर ब्रिटिशर्स ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है, जो साम्राज्य विस्तार मैक्सिमम जितना करना था वो कर लिया है, तो अब उनकी आवश्यकता होगी कि ये जितना भी उनका शासित भारत के अंदर प्रांत है इसको किनारे किनारे से सुरक्षा प्रदान करी जाए, यानी भारत की सीमा के बाहर जो देश है उनके साथ एनी हाउ कोई भी डिप्लोमेसी संबंध जो है वो रखे जाएं और उनको उनकी जो विदेश नीति है या फिर सैन्य नीति है उसमें इंटरफियर करके जो किनारे हैं, भारत की जो सीमाएं हैं उनको मजबूती प्रदान करी जाए। तो इसी आधार पर उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए। ठीक है, तो आप अगला चैप्टर जो पढ़ते हैं वो यही है, पड़ोसी राज्यों के साथ ब्रिटिश संबंध, इनके ऊपर आधारित अगला एक चैप्टर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर में आप कुछ पड़ोसी राज्य जैसे कि नेपाल है, आंग्ल नेपाल संबंध यानी कि आंग्ल नेपाल युद्ध हुए होंगे, उसमें आंग्ल बर्मा संबंध में आंग्ल बर्मा युद्ध देखने को मिलेंगे, आंग्ल अफगान युद्ध हैं। ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध देखने को मिलेंगे, आंग्ल सिंध जो रीजन है उनके साथ कैसे संबंध रहे हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तिब्बत के साथ में उनके संबंध कैसे रहे, तिब्बत के साथ में कैसे संबंध रहे, इनके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। और जब आप तिब्बत या नेपाल इत्यादि के बारे में पढ़ रहे हो तो मेरा सजेशन है कि इनको थोड़ा करंट के साथ भी जोड़ करके पढ़ें, इनको जो है करंट जो है उसके साथ भी जोड़ करके पढ़ें, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कभी कभी ये प्रश्न आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक अध्याय हो गया। इसके बाद अब देखिए ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तब हिस्ट्री का एक दूसरा फेज आपको देखने को मिलेगा जो कि है 1857 का विद्रोह। लेकिन 1857 का विद्रोह कोई प्रथम विद्रोह नहीं है, तो उस विद्रोह से पहले कुछ विद्रोह हुए हैं, उन विद्रोहों के ऊपर आइए चर्चा यहां पर रखते हैं जिससे कि आपको टॉपिक पता चल जाए। तो 1857 से पूर्व कई तरीके के विद्रोह आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है जनजातीय विद्रोह। अब देखिए विद्रोहों वाला जो इतिहास है वो भारत में अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पर मिलता है, और अगर आप अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर सारे विद्रोह पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत शायद कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक इजी फॉर्मेट ये है, मतलब चाहे तो आप अलग अलग भी पढ़ सकते हो, क्योंकि कुछ विद्रोह जो हैं वो 1857 के बाद होंगे, है ना, तो उसके ऊपर भी आप कुछ चीजें रख सकते हैं, और कुछ विद्रोह 1857 से पहले हैं। इस तरीके से डिवाइड करके दो अलग अलग भूमिका तैयार कर सकते हैं, या फिर एक काम करिए, जब विद्रोह पढ़ ही रहे हैं तो सारे विद्रोह एक साथ पढ़ लीजिए। कोशिश ये करनी है कि समस्त विद्रोह जो हैं वो एक साथ पढ़ लीजिए, और इन विद्रोहों में आपको ध्यान देना है न सिर्फ जनजातीय विद्रोह पर, बल्कि आप इसमें किसान विद्रोह जो हुए हों, किसान आंदोलन जो हुए हों, या फिर जो अन्य कारणों से होने वाले विद्रोह हैं उनको ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे अन्य कारणों में आप देखेंगे सन्यासी विद्रोह है, ये आप पढ़ लीजिए, फरैजी विद्रोह पढ़ लीजिए, है ना, फरैजी विद्रोह पढ़ लीजिए, पागलपंथी विद्रोह पढ़ लीजिए, पागलपंथी विद्रोह पढ़ लीजिए, ठीक है, वहाबी विद्रोह पढ़ लीजिए, वहाबी आंदोलन, ठीक है, चुआर आंदोलन पढ़ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है मैं लिख दे रहा हूं, चुआर तथा हो आंदोलन, इनके बारे में इनको थोड़ा सा दृष्टिगोचर रखिए। भील विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, भील विद्रोह याद रखें, रामोसी विद्रोह याद रखें,
ठीक है। ताना भगत मूवमेंट जो है वो याद रखें, ताना भगत आंदोलन जो है, ठीक। तो ये ऐसे तमाम सारे आपको आंदोलन जो है आपको याद रखने चाहिए। संथाल विद्रोह जो है वो आप याद रखें, चेंचू विद्रोह आप याद रख सकते हैं, आदि, है ना। तो समस्त विद्रोहों को एक साथ रखने का प्रयास कीजिए, तो ये ठीक रहेगा आपके लिए। अब देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें हो जाएंगी तो अब दो तरीके की चीजें अपना सकते हैं आप। अब आप इसके बाद सीधे जो है 1857 की क्रांति को पढ़ें, लेकिन 1857 की जो क्रांति है वो बहुकारणीय है, बहुत सारे कारणों की वजह से 1857 की क्रांति हुई है। उन कारणों का अंदाजा लगाने के लिए मेरा यह सुझाव है कि कुछ इकोनॉमिक इंपैक्ट हैं वो आप पहले पढ़ लें। अगर यहां पे इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं पढ़ना है तो फिर एट द एंड ऑफ द कंप्लीट सिलेबस आप इकोनॉमिक इंपैक्ट पढ़ें, क्योंकि और कहीं पढ़ेंगे तो आपको वो थोड़ा ठीक तरीके से नहीं समझ में आएगा। तो मेरा सुझाव है कि यही पढ़ लीजिए। तो इसमें आप ब्रिटिश शासन जो है, उस ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इस तरीके का जो एक टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन रखें। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो आपका ब्रिटिश उपनिवेश है, ब्रिटिश जो उपनिवेशवाद है इसको समझिए, ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद है क्या। इसी में आप जो है धन निकासी सिद्धांत को समझिए, धन निकासी सिद्धांत ब्रिटिशर्स ने क्या अपनाया। इसी में आप समझिए कि भारत जो है वो दरिद्रता की भेंट क्यों चढ़ा, दरिद्रता और जो जिसको बोल सकते हैं अकाल इत्यादि जो आ रहे हैं, वो अकाल की भेंट क्यों चढ़ा, दरिद्रता एवं अकाल, ठीक है। इसके अलावा जब अकाल आया तो सरकार की जो अकाल नीति है, सरकार की अकाल जो नीति है, अकाल नीति, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इन सब के पीछे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है भू राजस्व प्रणाली। तो भू राजस्व के ऊपर ध्यान रखिए, भू राजस्व व्यवस्था जो है वो क्या है, ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था, 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी, हैं, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। वो व्यवस्थाएं इसमें पढ़िए, ठीक है। कौन कौन सी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। इन व्यवस्थाओं के बारे में आप जरूर जो है, ये 3 आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट भू राजस्व व्यवस्थाएं, इनको जरूर पढ़िए। ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इसमें आप कृषि का वाणिज्यीकरण पढ़ें, कैसे जो है कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, वाणिज्यीकरण जो है वो किस प्रकार से हुआ, उसके ऊपर ध्यान दें। फिर इसके अलावा इसमें आप ब्रिटिश जो शासन काल है या ब्रिटिश काल जो है, उस ब्रिटिश काल में कैसे जो आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए उनके बारे में भी नजर डालिए। आर्थिक विकास जो हुए हैं उन आर्थिक विकास के ऊपर भी नजर रखें। अब आर्थिक विकास में क्या है, जैसे कृषि क्षेत्र में कैसे विकास हुआ, है ना, कृषि क्षेत्र में यातायात का जो क्षेत्र है, संसाधनों का जो क्षेत्र है, संसाधन जो क्षेत्र है उनका विकास कैसे हुआ, ठीक है। और मुद्रा का विकास कैसे हुआ, बैंकिंग का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़िए। ज्यादातर क्या होता है कि इनमें से कई सारे ऐसे टर्म हैं जो आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने होते हैं, तो चाहें तो इस चैप्टर को इकोनॉमिक्स के लिए छोड़ सकते हैं, और जब इकोनॉमिक्स में इन सब हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, हिस्ट्री ऑफ मनी एंड करेंसी, ये सब चीजें पढ़ रहे हो तो उस समय इतिहास में भी इन्वॉल्व रहें। इस आधार पे भी आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। 2023 का जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें इस पैटर्न को अपनाया गया कि प्रश्न जो हैं वो सीधे तौर पर केवल और केवल इतिहास या केवल और केवल अर्थव्यवस्था पर ही निर्धारित ना हो, बल्कि इतिहास और इकोनॉमिक्स को मिक्स किया गया। कुछ प्रश्नों में इतिहास को भूगोल के साथ मिक्स किया गया, हिस्ट्री और जो है इकोनॉमिक्स, क्या नाम है, सोसाइटी और इकोनॉमिक्स मिक्स करी गई। तो ऐसे कई मल्टी सब्जेक्ट्स मिक्सचर जो है आपको जीएस पेपर 1 में देखने को मिले थे। इतिहास जो है वो जीएस पेपर 1 का विषय है,
मुख्य परीक्षा में अगर देखें तो इस तरीके की चीजों के लिए, चेंजेस के लिए आप जो है वो तैयार रहें। ठीक, आगे सिलेबस और भी बताऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सूचना दे देता हूं। 14 दिसंबर से एक बैच शुरू हो चुका है, यानी आज से ही एक बैच शुरू हो चुका है। आज से जो ये बैच शुरू हुआ है, अभी भी अगर आपने इसमें एडमिशन नहीं लिया है तो मेरी ख्याल से थोड़ी चूक हो रही है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप P2I बैच में एडमिशन ले लीजिए। और एडमिशन लेने के लिए आपको एकमात्र कोड यूज करना है, जो कि है विरद लाइव, और इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि है 24,999 रुपए। ठीक है, तो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के मुख्य परीक्षा तक सब कुछ इसमें आपको दिया जाएगा, कराया जाएगा। यहां तक कि आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष तैयारी करेंगे हमारे साथ में। प्रारंभिक परीक्षा निकलने के बाद अति विशेष तैयारी के लिए आपको हम अपने आवासीय केंद्र जो है वो उपलब्ध कराएंगे। यहाँ आपको रहना खाना सब फ्री रहेगा, बस आप रहिए, खाइए, पढ़िए और उस माहौल में रहिए जिससे कि आपका मेंस जो है वो क्लियर हो सके। फिर ऐसी ही प्रवृत्ति आपको इंटरव्यू के लिए भी दी जाएगी। तो ये सारी चीजें इसमें निःशुल्क रहेंगी, केवल आपको कोर्स जो है 24,999 में खरीदना है। प्रारंभिक परीक्षा 2024 को अगर कोई टारगेट कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा था वो व्यक्ति, और थोड़ा बहुत लगता है कि उसे चूक हो रही है, तो उस पर पूरी तरीके से आघात करने के लिए आप तैयार रहें, जिससे कि आप किल कर सकें 2024 का प्रीलिम्स। उसके लिए हम SIP प्लस प्रोग्राम लेकर के आए 2024। बेसिकली ये एक प्रकार का क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप 2024 को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। इसमें भी आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं सेपरेटली। बैच 6 लॉन्च हो चुका है 13 दिसंबर यानी कल से, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं विरद लाइव कोड के साथ। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना है, SIP माफ कीजिएगा P2I में एडमिशन लेंगे तो फिर आपको अलग से SIP या अलग से ये खरीदने की जरूरत नहीं है, वो सब उसमें इन्वॉल्व है। चलिए आगे के सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं, और इसमें अब हम आ जाते हैं 1857 की क्रांति पे। ठीक है, 1857 का जो रिवोल्ट है, जो क्रांति है, उसके बारे में पढ़िए। अब क्रांति को भी कई एंगल से आपको पढ़ना पड़ेगा, कई सारे उसके एंगल्स हैं, उन एंगल से कवर करना पड़ेगा। जैसे क्रांति का स्वरूप कैसा था, कुछ लोग कहते हैं कि एक राष्ट्रीय क्रांति थी, कुछ लोग कहते हैं कि एक सैन्य क्रांति है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जातीय आधार पर की गई क्रांति है। तो क्या स्वरूप आपको समझ में आता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट चीजों को समझिए। क्रांति के जो प्रमुख कारण रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। कहां कहां तक क्रांति का विस्तार हुआ, उस विस्तार को समझने का प्रयास कीजिए। और अंततः ये तो आपको समझना ही है कि क्रांति के परिणाम क्या हुए। ठीक है, परिणाम क्या हुए क्रांति के, इन 3-4 हिस्सों में तोड़ करके 1857 की क्रांति को पढ़ना चाहिए। फिर उसके पश्चात 19th सेंचुरी जो है, 19वीं सदी जो है, ठीक है, 19वीं सदी जो है, आ, 19वीं सदी की जब शुरुआत होती है तो 19वीं सदी में शुरुआत में तमाम प्रकार के धार्मिक, सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं। क्या होते हैं? सुधार आंदोलन। तो इन धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों के ऊपर हमको थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि इसके क्या कारण रहे होंगे, क्यों ये 19वीं शताब्दी में धार्मिक सामाजिक सुधार की आवश्यकता पड़ी, अगर हुई है तो कौन कौन से हुए हैं। तो उसमें हिंदू धार्मिक सुधार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिंदू धार्मिक सुधार, और उसमें जो प्रविष्ट अशुद्धियां हैं उसकी वजह से समाज पे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता था, तो समाज में क्या क्या चीजें सुधारी गई। इसी तरीके से मुस्लिम सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, मुस्लिम सुधार आंदोलन आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा मुस्लिम सुधार आंदोलन, इसके अलावा जो है आप पारसी सुधार आंदोलन पढ़ सकते हैं, पारसी सुधार आंदोलन पढ़ सकते हैं। पारसी सुधार आंदोलन के अलावा आप सिख सुधार आंदोलन पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिख सुधार आंदोलन जो है वो पढ़ सकते हैं। इनमें कुछ धार्मिक सुधार आपको देखने को मिलेगा, और इन सब के कारण जो समाज जो है, सोसाइटी जो है, उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा था उसमें सुधार कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार के बाद आप जो है सीधा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एंट्री कर जाएं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, और ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष फिर कई सारे सब टाइटल्स में डिवाइडेड होता है, सब टॉपिक्स में जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो अब अगर हम उसके सब टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि शुरुआत जो है हमें देखनी पड़ेगी। जनरली हम लोग इसमें बहुत तेजी से कांग्रेस में एंटर कर जाते हैं।
कांग्रेस से पहले भी कुछ चीजें हैं जो राजनीतिक संस्था के रूप में संस्थागत हैं, उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ, राष्ट्रीयता का जन्म आपको समझना होगा। यहीं पर आप राष्ट्रवाद की थ्योरी को अगर आप क्लियर कर लें तो ये आपके लिए और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आगे के आंदोलन फिर आपको ठीक तरीके से समझ में आएंगे। अब इसमें मेरा सजेशन है कि थोड़ा सा आपको फिलोसॉफिकल अप्रोचेस, थॉट्स जो है वो रखने चाहिए। विश्व में राष्ट्रवाद का क्या अर्थ रहा है, भारत में राष्ट्रवाद कैसा है, गांधी जी का राष्ट्रवाद पर विचार कैसा था, टैगोर जी का राष्ट्रवाद पर विचार कैसा था, तिलक जी का क्या विचार, तो ये सब अलग अलग थोड़े विचार आपको थोड़े पढ़ने चाहिए। हालांकि गांधी जी, टैगोर, ये सब लोग बाद में भी आएंगे, लेकिन शुरुआत में राष्ट्रीयता वाले चैप्टर में थोड़ा पहले से भी जानकारी रख लें। संस्थागत तौर पे आप देखेंगे जो बंबई है, मद्रास है और जो आपका बंगाल है, बंगाल, ये वो जगहें हैं जहां पर आपको ध्यान रखना है कि बंबई, मद्रास और बंगाल में कुछ राजनीतिक जो हैं वो संगठन है, राजनीतिक संगठन। उन राजनीतिक संगठनों के बारे में आपको अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, अब इसी का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो आपको एक देखने को मिलेगा कांग्रेस, मतलब इसमें कांग्रेस तो पढ़नी ही है। तो जब हम इनकी सबकी बात करते हैं कि राजनीतिक संगठन है, तो फिर ये सब अल्टीमेटली जो है वो कांग्रेस में मर्ज हैं। और कांग्रेस के कई स्वरूप है, जैसे प्रारंभिक स्वरूप जो है वो उदारवादी है। प्रारंभिक स्वरूप कैसा है? उदारवादी है। तो उदारवादी स्वरूप में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है? उदारवादी स्वरूप में आपको पढ़ना है कि जब ये कांग्रेस बना तो उस समय जो सरकार है, जो ब्रिटिश भारतीय सरकार है, उस सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी, इसके बारे में जानना होगा। इससे आपको ये समझ में आएगा कि या वास्तविक रूप में कांग्रेस की उस समय नीड थी या नहीं थी, क्या ब्रिटिशर्स का सपोर्ट मिला था या नहीं मिला था, तो ये आपको समझ में आएगा। फिर आपको यहीं पर प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो हैं, उन राष्ट्रवादियों की जो सफलता है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस रहना है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की सफलता का मतलब यह है कि जनरली इतिहास में आप उदारवादी चरण को बहुत ही पिछड़ी हुई दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इतिहास में आपको तो संतुलित रहना है, आपको तो यूपीएससी क्लियर करना है, तो आपको बड़ा संतुलित रहना पड़ेगा। जो 1885 में कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ये उदारवादी चरण तकरीबन 1905 तक चला। तो इन 20 सालों में उनके क्या अचीवमेंट्स रहे वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसको पढ़ने के लिए आपको उदारवादियों का मूल्यांकन समझना होगा। उदारवादियों का मूल्यांकन करना होगा। तो जब आप उदारवादियों का मूल्यांकन करेंगे तो आपको ये कांग्रेस का उदारवादी समय जो है वो समझ में आएगा। इसी तरीके से जो कांग्रेस है, इसी का ये पहला स्वरूप है, ये दूसरा स्वरूप है, जिसको हम लोग उग्र राष्ट्रवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उग्र राष्ट्रवाद। तो अब यहां पर कुछ उग्र राष्ट्रवादी आपको देखने को मिलेंगे। उग्र राष्ट्रवादी में क्या है? जिनकी विचारधाराएं उग्र हैं थोड़ी सी, वो हैं। तो उनके उग्र होने के कारण क्या थे? ठीक है, इनके कारणों में सबसे बड़ा कारण आपको बंगाल विभाजन देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली यहीं पर आपको बंगाल विभाजन भी पढ़ना होगा। बंगाल विभाजन आप यहीं पर पढ़ें। इसी बंगाल विभाजन से ही आपको मालूम है कि स्वदेशी आंदोलन जुड़ा हुआ है, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जुड़ा हुआ है। इसी से बहिष्कार आंदोलन जुड़ा है, तो आप वो भी पढ़ें। ठीक है, इसी से आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग, उसका गठन भी जुड़ा हुआ है। तो मुस्लिम लीग के गठन के बारे में भी आपको यहीं पढ़ना होगा। और कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस के सेशन होते हैं, जैसे कि कलकत्ता का सेशन होता है, ठीक है, जो इस स्वदेशी मूवमेंट को लेकर के डिस्कशन करेगा। साथ ही साथ गरम दल और नरम दल को लेकर के जो गहमा गहमी होती है, उसमें सूरत अधिवेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सूरत अधिवेशन के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। प्रथम दशक जो 20वीं शताब्दी का है, उसमें सांप्रदायिकता को स्वरूप देने वाला जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, मॉर्ले मिंटो सुधार जो है, इस मॉर्ले मिंटो सुधार के ऐतिहासिक स्वरूप को आपको पढ़ना होगा। हालांकि मॉर्ले मिंटो सुधार जो है वो आपको, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो आपको जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, इंडियन पॉलिटी, तो भारत का जो संविधान है उसके विकास को जब पढ़ रहे होंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मॉर्ले मिंटो सुधार, इसको पढ़ें। इसी दौरान बंगाल विभाजन जो समाप्त हो रहा है, उससे पूर्व आप देखेंगे कि दिल्ली दरबार लगेगा, दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार आपको पढ़ना होगा।
और फिर यही वो समय है कि करते करते हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ पहुंच जाएंगे, प्रथम विश्व युद्ध की तरफ पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के वैश्विक जो प्रभाव है वो नहीं देखने हैं, भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को देखना है, क्योंकि हम भारत के, आधुनिक भारत के चीजों को पढ़ रहे हैं। इसी में आपको 1916 में लखनऊ पैक्ट भी पढ़ना चाहिए, लखनऊ पैक्ट पढ़ना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि यही वो समय है जो होम रूल का भी समय चल रहा है, तो होम रूल के बारे में पढ़ें। ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा जो है उसके बारे में पढ़ें, या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जो है उनके बारे में पढ़ें। तो ये सब उग्रवादी चरण से ही रिलेटेड आपका टॉपिक है। ठीक है, फिर आप तीसरा स्वरूप कांग्रेस का देखेंगे, जो कांग्रेस का क्रांतिकारी स्वरूप होगा। क्रांतिकारी कांग्रेस में ही क्रांतिकारी स्वरूप जो है, जिसमें वो अति उग्र हो जाते हैं और कई बार उनको हथियार भी उठाना पड़ता है, वो स्वरूप। तो इसमें आप महाराष्ट्र में किस प्रकार से क्रांति हो रही है, ठीक है, महाराष्ट्र में जो क्रांति हुई है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। महाराष्ट्र, बंगाल में किस प्रकार की क्रांति हुई उसके बारे में चर्चा करें। पंजाब में किस प्रकार की क्रांति हुई उसकी चर्चा करें। इसके अलावा जो विदेश हैं, उन विदेशों में भी कुछ क्रांतिकारी संगठन बनाए गए, तो विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनकी ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए। क्रांतिकारी आंदोलन, अब यही सब चीजें आप लोगों से मिस हो जाती हैं। जब हम क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं तो आपका फोकस जो है वो HSRA की तरफ ज्यादा हो जाता है, तो होना है, लेकिन इस सब चीजों को भी कवर करना है। ठीक है, नौजवान सभा इत्यादि जो कौन कवर करेगा, ये है ना, तो नौजवान सभा है, ये आपको कवर करनी है। HRA कवर करें आप, HSRA कवर करें। ठीक है, अगस्त क्रांति जो है इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जब क्रांति की बात आ रही है तो एट द एंड अगस्त क्रांति भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये आपका सिलेक्शन है, आपकी चॉइस है कि आप इसे अगस्त क्रांति को यहां पढ़ना चाहते हैं, या फिर वो जब 1947 का समय आएगा भारत की आजादी का, तब तो वहां पे आप पढ़ सकते हो। ये वाली क्रांति एक स्किप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद कांग्रेस में ही वामपंथी आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। वामपंथी आंदोलन, ठीक है, तो वामपंथी आंदोलनों का जो स्वरूप है उसको भी जानिए। वामपंथी आंदोलन, ये वामपंथी आंदोलन क्यों हो रहे हैं, वामपंथ है क्या, इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट जो पार्टी है उस कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में समझ में आएगा। और कांग्रेस का जो समाजवादी दल है, समाजवादी जो दल है उसके बारे में भी आपको समझ में आएगा। इन दो चीजों को स्पेशली आपको वामपंथी आंदोलनों में, लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स में पढ़ना चाहिए। फिर एक बड़ा चैप्टर शुरू होगा जिसको हम लोग बोलेंगे गांधी युग। क्या बोलेंगे? गांधी युग, जो कि 1915 से लेकर के 1942 तक दो हिस्सों में डिवाइड करके आप पढ़ सकते हो, 1915 to 22 और फिर 1930 to 42, ऐसे करके। तो इसमें क्या पढ़ना है? इसमें आपको जो गांधी जी हैं, गांधी जी के जो प्रमुख जो आंदोलन हैं उनके आंदोलनों के बारे में पढ़ना है ना, उनके जो प्रमुख आंदोलन है उन आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी का राष्ट्रवाद जो है वो क्या है उसके बारे में चर्चा कीजिए। गांधी जी की शिक्षा पर उनके क्या विचार हैं, उन विचारों के ऊपर भी आपको विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। यहां से क्वेश्चन लगातार 2 वर्षों से पूछे जा रहे हैं, इसलिए जरूर इसका अध्ययन करें। ठीक है, फिर स्वाभाविक सी बात है कि अब हम इतना सब कुछ जो किया गया है वो स्वतंत्रता के लिए किया गया है, तो आगे बढ़ते हुए हमको एक टॉपिक पढ़ना होगा कि जब इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स फ्रीडम, तो उसको हम बोलेंगे भारत स्वतंत्रता की ओर। ऐसे लिख लो, भारत स्वतंत्रता की ओर। अब जब भारत स्वतंत्रता की ओर चल रहा है तो उसमें भी कुछ चीजें आपको पढ़नी है। जैसे आप देखेंगे कि राजगोपालाचारी योजना आती है, बेसिकली कि इंडिया डिवाइड ना हो सके उसके लिए कुछ डिस्कशंस हुए हैं। वेवेल योजना आती है, वेवेल योजना,
जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा पसंद नहीं करी जाती। अंत में फिर शिमला समझौता होता है, शिमला समझौता, और ये सब चीजें जो हैं शिमला समझौता क्या, शिमला सम्मेलन है, समझौता तो क्या ही है, तो हम इसको ठीक है जो भी लिख सकते हैं आप लिख लीजिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो हमको ये पता चलता है, हमको ये पता चलता है कि ये सारी चीजें जो करी गई हैं ये इसलिए करी गई हैं कि जो उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को लेकर के जो दिक्कतें चल रही हैं वो दिक्कतें ना हो, उसको एनी हाउ खत्म किया जाए, क्योंकि अब भारत स्वतंत्रता की ओर चल रहा है। भारत में कुछ आम चुनाव आपको देखने को मिलते हैं, भारत में आम चुनाव आपको देखने को मिलेंगे, भारत में आम चुनाव। इसी दौरान आपको कैबिनेट मिशन पढ़ना होगा, कैबिनेट मिशन, और मैं आपको सलाह दूंगा कि कैबिनेट मिशन का जो ऐतिहासिक स्वरूप है वो आप पढ़ें, जो संवैधानिक स्वरूप है वो आपको संविधान में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसी में आपको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया है, प्रत्यक्ष कार्यवाही जो दिवस है वो भी आपको पढ़ना चाहिए, और उसके इम्पैक्ट क्या हुए उस इम्पैक्ट को यानी कि प्रभावों को भी आपको यहीं पे कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये भारत की ओर है, भारत इस तरीके से। फिर भारत का जो स्वतंत्रता है, भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम जो पारित हुआ है उस अधिनियम के बारे में थोड़ा सा। स्वाभाविक सी बात है कि इतने लंबे चरण में ब्रिटिशर्स भारत में रहे हैं, तो हमने कुछ चीजें उनके ना देने के बावजूद भी प्राप्त कर ली हैं, सीख ली हैं, उसको हम बोलते हैं कि भारत को उनकी क्या देन रही। तो एक चैप्टर मिलेगा आपको, भारत को ब्रिटिश शासन की देन, ब्रिटिश शासन की देन। तो ये कोई एहसान नहीं है एक तरीके से, लेकिन जब वो रहे तो कुछ चीजों का प्रभाव पड़ता ही है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो यहां पर कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ा, जैसे कि भारत में शिक्षा का विकास हुआ। भारत में क्या हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, ठीक है। स्थानीय स्वशासन हमने सीखा, इन्हीं से स्थानीय स्वशासन सीखा। ये स्थानीय स्वशासन भी आपको डीपली पढ़ने को मिलेगा इंडियन पॉलिटी में, आप पढ़ते हो वहां पर भी, ठीक है। तो वहां से भी चाहे तो कवर कर सकते हैं, या यहाँ पे सेपरेटली पढ़ना चाहे तो यहाँ भी पढ़ लीजिए। तमाम सारे जो समाचार पत्र हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा, उनके रेगुलेशंस जो हैं, एक्ट्स जो हैं, उनके बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। क्या इतिहास रहा है समाचार पत्रों का, यानी कि उसके अलावा आपको इसी दौरान ये समझने को मिलेगा कि प्रेस के विरुद्ध जो हैं क्या प्रतिबंध लगाए गए, और उन प्रतिबंधों से कैसे मुक्ति मिली, इनके संघर्ष की कहानी भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। रेलवे के बारे में आप यहां पर पढ़ सकते हैं, रेलवे, ठीक है। इसमें आप इंडियन रेलवे के बारे में पढ़ सकते हैं कि रेलवे की नीड क्यों हुई, या फिर आप इसको जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के समय में भी पढ़ सकते थे, शुरुआत में जब पढ़ाया गया तो वहां भी पढ़ सकते थे, ठीक है। और एट द एंड आपको क्या पढ़ना है, भारत का संवैधानिक विकास। वैसे तो संवैधानिक विकास जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय पढ़ते हैं, तो उसमें जैसे 1773 वाला जो पोर्शन है, 1773 से लेकर के 1858 तक पूरा हिस्सा पढ़िए। इसमें जो गवर्नर और गवर्नर जनरल्स हैं उनको कवर कर लीजिए बेसिकली, और 1858 से लेकर के 1935 तक जो भारत में वायसराय प्रणाली चली है उनके बारे में पढ़ लीजिए। बाकी सारी चीजें जो हैं आपको मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में पढ़नी चाहिए, जब हम लोग ये कर रहे होते हैं, इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो आई थिंक कि ये एक विस्तृत अध्याय है, और अंत में आपको भारत स्वतंत्रता के बाद, तो इसमें यहां से लेकर के 1975 तक जो प्रधानमंत्री हैं इनके बारे में पढ़ना होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपको इस दौरान के पढ़ने होंगे, लेकिन वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको अर्थव्यवस्था में पढ़ने को मिल जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था में डेफिनेटली उन चीजों को कवर करते हैं। तो उस समय जब आप पढ़ रहे हो तो उसको हिस्ट्री के साथ जोड़ करके पढ़ें, ये एक मेरा सुझाव है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है, जिसको आपको कवर करना चाहिए, जिससे कि आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए परिपक्व हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। तो 2025 की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा यही सजेशन है
कि वो इस तरीके के सिलेबस को जरूर पूरा करें। अगर वो इस तरीके के सिलेबस को पूरा करते हैं तो उनकी एक सुचारू रूप से जो तैयारी होनी चाहिए वो होगी। इसके संदर्भ में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, जो सिलेबस मैंने बताया उसके संदर्भ में अगर कोई कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप मेरे से मेरे टेलीग्राम पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम इत्यादि पे जुड़ सकते हैं, या फिर फेसबुक पे भी। ठीक है, तो आप यहाँ हमसे सोशली कनेक्ट हो सकते हो, और पीडीएफ इत्यादि आपको प्राप्त करनी है तो वो यहाँ से। अगर आप पेड बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप पेड बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू यूज द ओनली कोड दैट इज विरद लाइव। ठीक है, इसको आप कहीं पर भी स्टडी आईक्यू में कुछ भी परचेज करना चाहते हैं जरूर यूज करें, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस पे मिलेगा। और कोई भी क्वेरी है कोर्स लेने से संबंधित से लेकर के सेल्फ स्टडी तक की सारी चीजों के बारे में डिस्कशन आप मुझसे कर सकते हैं हमारे इस टेलीग्राम से जुड़ करके। आशा करते हैं कि इस लेक्चर के माध्यम से जो हमने आपको सिलेबस डिस्कशन दिया है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसी उम्मीद के साथ, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अलविदा करते हैं। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।